हाय एंड वेलकम टू बॉब स्मार्ट एकेडमी। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है और ये पार्ट टू बेस्ट कोडिंग प्रैक्टिसेस का है। पहले सेशन में हमने पार्ट वन में हमने देखा था कि कैसे हम कॉमन जीयूआई कंसिडरेशंस करते हैं। जैसे कि सपोज हमें रिस्पॉन्सिव साइट बनानी है, हमें टैब इंडेक्स देखना है, तो ये वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। अब इसको कंटिन्यू करते हैं। तो एक वेबसाइट या एक बैकएंड प्रोजेक्ट बनाने में आपको कई ऐसे कॉमन कंसिडरेशंस को रखना पड़ेगा कि हर प्रोजेक्ट के अंदर ये जो कॉमन कंसिडरेशंस हैं आपको देनी पड़ेंगी एक यूज़र को। तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अपलोड मास्टर डेटा वाया सीएसवी और एक्सेल शीट है। देखिए, जब भी आप एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं तो कई ऐसे मास्टर डेटा होते हैं, जैसे कंपनी का इंफॉर्मेशन, कंपनीज हो गई, अकाउंट्स हो गया आपका, कई यूजर्स हो गए, या कई ऐसे डेटा हैं जो एक मास्टर डेटा कहलाते हैं। तो उनको एक एक करके डालना बहुत टफ होता है। तो वो क्या कहते हैं, जो क्लाइंट्स होते हैं वो कहते हैं कि हमें एक फंक्शनैलिटी दे दो कि हम एक्सेल शीट में डालें वो सारा डेटा, और आप उस एक्सेल शीट को पढ़ो और अपलोड कर दो डेटा हमारे सिस्टम के अंदर, जो नया सिस्टम आपने बनाया है। तो उसके लिए हमें ये फीचर देना पड़ता है, अपलोड मास्टर डेटा वाया सीएसवी, या तो सीएसवी से के साथ या एक एक्सेल शीट के साथ। तो यहाँ पे ये इन्वायरमेंट जो एक इन्वायरमेंट देना पड़ता है इंपोर्ट मास्टर डेटा। यहाँ पे अगर हमने एक तो दो तीन इसके वर्जन्स हैं। अगर तो आप एक अपलोड का डालना चाहते हो कि एक एक्सेल शीट से अपलोड हो जाए, उसका एक टेम्पलेट पहले आपको एक टेम्पलेट बनाना पड़ेगा जिसको आप डाउनलोड, यूजर्स डाउनलोड कर पाएं। वो एक एम्प्टी एक्सेल शीट होगी जिसके अंदर आपके कॉलम्स वगैरह डिफाइंड होंगे। तो उसके अंदर वो अपना डेटा डालेंगे। जैसे कि सपोज एक एक्सेल शीट को खोला, उसके पहला कॉलम नाम का हो गया, कस्टमर नेम, दूसरा कॉलम हो गया फ़ोन नंबर, तीसरा कॉलम हो गया ईमेल आईडी। ऐसे करके आप डिफाइन करने करेंगे कि पहले कॉलम में क्या डालना चाहिए यूज़र को, दूसरे कॉलम में क्या डालना चाहिए। उसके बेसिस पे फिर क्या होता है, अपलोड हो जाता है। ये पहला वर्जन है। दूसरा वर्जन ये है कि वो कोई भी एक्सेल शीट को अपलोड करे, फिर उसके बाद आपको एक नेक्स्ट देना पड़ेगा, नेक्स्ट पार्ट देना पड़ेगा कि उसमें वो मैपिंग करे। मैपिंग करे इस ऐसे मतलब कि आपका जो फर्स्ट, उसका जो एक्सेल शीट है उसके फर्स्ट कॉलम को वो मैप करे हमारे जो टेबल के अंदर कॉलम है। तो वो एक स्क्रीन आपके पास आ जानी चाहिए, यूज़र के पास आ जानी चाहिए, जिसके अंदर वो मैप कर सके जो एक्सेल शीट में कॉलम है और जो डेटाबेस के अंदर टेबल्स हैं। तो उसके बाद मैच करने के बाद फिर वो अपलोड होगा। तो ये दो वर्जन्स हैं, दोनों वर्जन्स को आप कर सकते हो। मेरे को तो पहला वर्जन ठीक लगता है कि आप उनको यूजर्स को कहो कि वो डाउनलोड करें टेम्पलेट को, एक एम्प्टी टेम्पलेट को डाउनलोड करें, उसके अंदर वो डेटा डालें और फिर उसी को ही अपलोड कर दें, और उससे आप एक एक करके डेटा को पढ़ो और अपने डेटाबेस में इंसर्ट कर दो। ये फर्स्ट वर्जन है। अब इसके बाद जब वो अपलोड करता है तो आपका जो थर्ड प्रोसेस है वो ये होना चाहिए कि वो उसको एक एक करके पढ़े। अगर उसमें कोई एरर्स हैं, सपोज उसने ठीक ढंग से डेटा नहीं डाला, आपने कॉलम डेट का कॉलम डाला और उसने कोई स्ट्रिंग डाल दिया उसके अंदर, या कोई भी ऐसा न्यूमरिक आपने डाला तो उसके अंदर उसने स्ट्रिंग डाल दिया, या स्ट्रिंग के बजाय उसने नंबर डाल दिया। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक एक करके आपका जो सिस्टम है, आपका जो ये एप्लीकेशन है वो पढ़ेगा, और अगर इसमें कोई भी इश्यूज आते हैं वो एक जगह रिकॉर्ड कर देगा। फिर एंड में यूज़र को दिखा देगा कि हाँ जी, मैंने ये वाले रोज़ नहीं अपलोड किए क्योंकि इसमें ये इश्यूज थे। तो फिर जो बाकी रोज हैं, सपोज इसमें 100 रोज हैं, 100 डेटा है, और 100 में से 50 डेटा को उसने डाल दिया और 50 को उसने एरर दे दिया। तो आपका सिस्टम क्या करेगा, उसको दिखा देगा यूजर को कि भाई ये वाली चीजें हैं जो एरर आ रही है, इसको हमने अपलोड नहीं किया। दूसरी वैलिडेशन ये है कि आप डुप्लीकेसी को भी चेक करो। हो सकता है उसने पहले एक एक्सेल शीट अपलोड की हो जिसके अंदर
वो एक डेटा 100 कस्टमर्स का डेटा वो डाला उसने, और वही दोबारा उसने अपलोड करने की कोशिश की, दोबारा वही एक्सेल शीट उससे अपलोड करने की कोशिश की। तो आप फिर उसको एरर दे दोगे कि डुप्लीकेट, ये रोज डुप्लीकेट है, मैंने इसको अपलोड नहीं किया। तो उसमें आप डुप्लीकेसी को ऐसे चेक करोगे कि कस्टमर का नाम, तीन चार चीज़ें आप चेक कर सकते हो। कस्टमर का नाम हो गया, उसका ईमेल आईडी हो गया, उसका फ़ोन नंबर हो गया। अगर ये तीन चीज़ें मैच करती हैं, इसका मतलब है डुप्लीकेसी। क्योंकि हो सकता है नाम एक जैसे हों, बट ये नहीं हो सकता कि तीनों चीज़ें एक जैसे हो सकती हैं। मतलब नाम भी एक जैसा हो, फ़ोन नंबर भी एक जैसा हो, और ईमेल आईडी भी एक जैसा हो, फिर आप उसे कह सकते हो डुप्लीकेट इश्यू है। तो उनको आप नहीं अपलोड करोगे। तो ये जो तीन चार वैलिडेशंस हैं आप इसमें लगाओगे, और फिर ये अपलोड हो जाएगा डेटा। तो ये एक फंक्शनैलिटी, एक कॉमन फंक्शनैलिटी है जो हर प्रोजेक्ट के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट है साइन अप प्रोसेस। अब साइन अप प्रोसेस कई तरीके के हैं। मोबाइल ऐप में कुछ डिफरेंट है, और वेबसाइट में कुछ डिफरेंट है। तो वेबसाइट में जो है वो आप साइन अप, क्रिएट अ न्यू अकाउंट ऐसे करके आप एक पेज बनाओगे, जिसके अंदर यूज़र से लोगे यूज़र नेम, ईमेल आईडी और पासवर्ड। फिर उसको मतलब ज्वाइन का बटन डालोगे या न्यू अकाउंट का बटन डालोगे, और वो फिर ईमेल आ जाएगी। जो ईमेल, इधर ईमेल आईडी डालोगे, उसमें एक ईमेल आएगी, और उसमें एक लिंक होगा जो उसको एक्टिवेट करेगा। तो ऐसे साइन अप प्रोसेस को हम डाल सकते हैं। फिर मोबाइल में कैसा है कि मोबाइल में आप नंबर्स, आप मोबाइल नंबर के साथ आप डालोगे, और उसमें ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी एसएमएस से आएगा, और उस ओटीपी को आप यूज़र एंटर करेगा आपके मोबाइल ऐप में, और अगर वो ओटीपी ठीक हुआ तो फिर वो साइन अप हो जाएगा। ऐसे करके आपको साइन अप प्रोसेस भी एक कॉमन वर्जन के लिए डालना पड़ेगा। हर एक वेबसाइट में, हर एक जगह पे आपको साइन अप डालना ज़रूरी है। ऐसे ही सिमिलर टू दिस लॉगिन प्रोसेस का, मोबाइल ऐप का यूजिंग ओटीपी, मोबाइल ऐप भी हम लॉगिन प्रोसेस भी हम डाल सकते हैं। वेब के लिए कि लॉगिन में भी आपको कई बारी आपको रीकैप्चा डालना पड़ता है। तो एक सिंपल लॉगिन है जिसमें सिर्फ यूज़र नेम और पासवर्ड आपको चाहिए, और दूसरा है यूज़र नेम और पासवर्ड विद रीकैप्चा। और एक और देखो, ये एक बॉक्स है रिमेंबर मी। रिमेंबर मी का बॉक्स अगर क्लिक कर दिया तो इसका मतलब है कि वो इसको, यूज़र नेम और पासवर्ड को स्टोर कर देगा आपके लैपटॉप पे, और नेक्स्ट टाइम जब आप इसको करोगे तो वो अपने आप दिखा देगा, और वो उसको लॉगिन करने में ईज होगा। तो ये कॉमन फंक्शनैलिटी है। अब लॉगिन प्रोसेस तीन चार और वे से हम इसको लॉगिन करवा सकते हैं, या तो फेसबुक लॉगिन से, या गूगल से, या ट्विटर से, या गूगल क्या कहते हैं, या ये तीन चार हैं जो इस तरीके से आप इसको लॉगिन करवा सकते हैं। तो ये भी एक कॉमन फीचर है आजकल। हर सिस्टम्स में ये दिया जाता है कि आप अपने इधर से लॉगिन ना करें। आप फेसबुक अगर लॉगिन किया हुआ है तो लॉगिन विद फेसबुक कर सकते हैं, या लॉगिन विद गूगल, या लॉगिन विद ट्विटर, लिंक्डइन भी है। तो ये चीज़ है जो आप कॉमन फंक्शनैलिटी डाल सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस है यूज़र मैनेजमेंट का। जो भी इस एप्लीकेशन, जो भी आपके एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे, उनको एक एडमिन होता है, उसका सुपर एडमिन या एडमिन होता है, जो यूज़र्स को मेंटेन करता है, मैनेज करता है, यूज़र्स को एक्टिवेट करता है, डीएक्टिवेट करता है, उनके पासवर्ड्स को रिस्टार्ट करता है। तो उनके लिए एक आपको एक जगह बनानी चाहिए, एक मेनू ऑप्शन होना चाहिए यूज़र मैनेजमेंट का, जहाँ पे वो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी उनका डालेंगे। और उसके साथ ये होता है कि यूज़र रोल्स। अब यूज़र रोल्स क्या क्या होते हैं, जैसे आपने डिफाइन, ग्रुप्स डिफाइन किए हैं कि भाई ये अकाउंटेंट्स हैं, ये आपके डेटा एंट्री के रोल्स हैं, ये आपका रिपोर्ट्स देख सकता है, ये एडमिन है जो सारा कुछ कर सकता है। तो ऐसे करके आप डिफरेंट रोल्स डिफाइन कर सकते हैं, और हर यूज़र को एक रोल या मल्टीपल रोल्स में आप डाल सकते हैं। तो एक फिर ये फंक्शनैलिटी भी देनी पड़ेगी यूज़र रोल्स क्रिएट करने की, और फिर यूज़र्स को उन यूज़र रोल्स के अंदर डालने की। और फिर उसके बाद तीसरा ये है कि यूज़र एक्सेस राइट्स। अब हर एक यूज़र को या हर एक यूज़र रोल को आप एक्सेस राइट्स दे सकते हैं कि भाई ये जो मेनू ऑप्शंस हैं आपके प्रोजेक्ट के अंदर, उनको एक्सेस कर पाए नहीं कर पाए। अब कई तरह के उनके एक्सेस हैं, रीड राइट है, अपडेट
जनरेट है, क्रिएट है, डिलीट कर पाए। अगर सपोज कस्टमर डेटा है तो कस्टमर को डेटा को हम कह सकते हैं कि एक यूज़र रोल सिर्फ उसको देख पाएगा, उसको वो ऐड नहीं कर पाएगा कोई कस्टमर डेटा, या उसको डिलीट नहीं कर पाएगा। तो ऐसे चेक बॉक्सेस हैं, हम इनको अनसेलेक्ट या सिलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू भाई हमें क्या क्या उसको यूज़र राइट्स देने हैं। यूज़र रोल्स को भी राइट्स दे सकते हैं और एक खास यूज़र को भी एक राइट्स दे सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शनैलिटी जो आपको देनी चाहिए वो है यूज़र एक्शन लॉग। यूज़र एक्शन लॉग एक जगह है जहाँ पे हर यूज़र की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो रिकॉर्ड होती जाती हैं। मतलब कहने की बात है कि आपके जो हर मॉड्यूल के अंदर जैसे आपने ट्राई कैच डाला हुआ है एरर लॉग को, वहीं एरर लॉग के ट्राई कैच में आपको एक फंक्शन बनाना है जिस फंक्शन के अंदर जो भी वो काम कर रहा है, चाहे वो रीड कर रहा है कस्टमर को डेटा को, चाहे वो ऐड कर रहा है, चाहे वो एडिट कर रहा है, चाहे वो डिलीट कर रहा है, या कुछ भी रिपोर्ट देख रहा है, उसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं हर एक पेज पे आपको एक कॉमन फंक्शन बनाना चाहिए। जो वो कॉमन फंक्शन कैच के अंदर, ट्राई कैच के अंदर होगा, और कैच के अंदर वो कॉल होगा विद सर्टेन पैरामीटर्स, विद सर्टेन डेटा, और वो डेटा आपके डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। फिर आप एक एडमिन के लिए एक जगह बनाएंगे, एक पेज बनाएंगे जिसके अंदर वो एडमिन देख पाएगा कि हर एक यूज़र ने क्या क्या एक्टिविटीज़ की हैं। तो ये वो पेज है जहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, भाई कब उस यूज़र ने लॉगिन किया, कब उसने क्या सर्च किया, ऐड किया, अपडेट किया, चेंज किया, लॉक किया, जो भी कुछ उसने एक्टिविटी की वो सारी इधर आपके डेटाबेस में रिकॉर्ड हो जाएंगी और इस पेज पे आपको दिख जाएंगी। मतलब एडमिन को या जिसको भी आपने राइट्स देना है कि वो यूज़र की एक्टिविटी लॉग को देखे, वो इससे इस पेज से देख सकता है। तो वो ये फंक्शनैलिटी हर प्रोजेक्ट के अंदर होनी चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड कोडिंग कन्वेंशंस। अब जो इंटरनल आपके कोडिंग कन्वेंशंस हैं वो क्या क्या हैं, हम उनको पढ़ते हैं। तो स्टैंडर्ड कोडिंग कन्वेंशंस एंड प्रैक्टिसेस आर एज फॉलोज। वो आपका सेफ होना चाहिए। ये चार पांच छः हैं जो चीज़ें हैं जो आपको इसको कंसिडर करनी चाहिए। एक तो वो सेफ होना चाहिए, फिर सिक्योर होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, टेस्टेबल होना चाहिए, मेंटेबल होना चाहिए, और पोर्टेबल होना चाहिए। सॉरी। सेफ का क्या मतलब है? नो हार्म टू एनी अदर एप्लीकेशन और अदर मॉड्यूल ऑफ सेम ऐप। तो ये आपका सेफ एप्लीकेशन आपकी सेफ होनी चाहिए कि किसी और एप्लीकेशन के लिए मतलब साइड इफेक्ट ना हो, कि आपने कुछ डिलीट किया तो वो कहीं और जाके किसी और टेबल में डिलीट ना करे। तो वो आपका सेफ होना चाहिए। सिक्योर होना चाहिए। सिक्योर का मतलब है कि कोई भी मतलब अनऑथराइज्ड यूज़र लॉगिन ना कर पाए। तो हर पेज पे आपको चेक करना चाहिए कि ये, अगर वो लॉगिन के अंदर के पेजेस हैं उनको चेक करना चाहिए कि ये कोई सेशन मेंटेन करें और उसके साथ उसको सिक्योर करें, कि कोई भी हैकर उसको आ ना सके, उसके अंदर जा ना सके। रिलायबल। रिलायबल का मतलब है इट मस्ट फंक्शन एज इट शुड ऑल द टाइम। ये क्या मतलब है? एक अगर आपने मॉड्यूल बनाया जिसका वो मतलब सपोज एक फंक्शनैलिटी बनी है डिलीट की फंक्शनैलिटी या ऐड की फंक्शनैलिटी, वो हमेशा ऐड कर पाए हर एक समय। ये ना हो कि किसी एक समय आपका वो ऐड फंक्शनैलिटी ना चले। तो उसको अच्छे तरीके से टेस्ट करना चाहिए कि वो रिलायबल हो, टेस्टेबल हो। अब नेक्स्ट आता है टेस्टेबल। भाई आपका कोड हमेशा ऐसा हो कि वो टेस्ट कर पाए। ऐसा ना हो कि आपने ब्लैक बॉक्स कर दिया उसको, कि वो टेस्ट ना कर पाए, ठीक ढंग से टेस्ट ना कर पाए। तो आपका टेस्टेबल होना चाहिए कोड। मेंटेन मेंटेनेबल का क्या मतलब है? उसको मेंटेन कर पाए। मतलब कहने की बात है कि आपने अगर अभी एक वर्जन कोड प्रोजेक्ट बनाया, उसको आपने दे दिया अपने क्लाइंट को, और वो क्लाइंट किसी और प्रोग्रामर से कुछ करना चाहता है, कुछ और एडिशन करना चाहता है, वो अच्छे तरीके से कर पाए। इसके लिए आपको कोड के अंदर कमेंट्स लिखने चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन लिखनी चाहिए, आपको देना चाहिए कि भाई ये टेबल है, ये एपीआईज हैं, या ये टेबल को इसने स्टोर किया, इधर स्टोर किया, या इससे टेबल से लेकर। तो एक अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, और आपका जो कोड भी है वो रीडेबल होना चाहिए, अच्छे तरीके
तरीके से कि कोई और उसको पढ़ सके ध्यान से। मतलब जब आप वेरिएबल्स वगैरह डिफाइन करते हैं तो वेरिएबल्स ए बी सी डिफाइन ना करें। आप अच्छे तरीके से, अगर आपने कस्टमर का नाम डालना है उसमें, तो आप लिखें कस्टमर नेम, ए बी सी ना लिखें वेरिएबल को। फिर नेक्स्ट है पोर्टेबल। इट वर्क्स द सेम इन एनी एवरी इन्वायरमेंट। इसका ये मतलब है कि अगर आपने कोई भी इन्वायरमेंट हो, चाहे वो आपका सर्वर चेंज हो जाए, सर्वर या मशीन चेंज हो जाए, तो वो काम कर पाए, या आपके क्लाइंट वर्जन पे काम कर पाए, या टैब वर्जन पे, डेस्कटॉप वर्जन पे काम कर पाए। ये मतलब पोर्टेबल हो, हर एक सिस्टम्स में वो अच्छे तरीके से काम कर पाए। तो ये 6 पॉइंट्स हैं, ज़रूरी पॉइंट्स हैं कि आपको ये कंसिडर करना चाहिए एक अच्छी स्टैंडर्ड कोडिंग कन्वेंशंस के लिए। फिर आता है MVC मॉडल। आपका जो प्रोजेक्ट बनाते हो वो MVC मॉडल पे होना चाहिए। MVC तो सब लोग आप समझते ही होंगे, मॉडल व्यू कंट्रोलर का है। तो वो उस बेसिस पे आपका चलना चाहिए आपके कोडिंग। MVC के बारे में भी मैं विस्तार से डिटेल्स में अलग सी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ मिडलवेयर, APIs। तो आजकल जो है क्योंकि आजकल हम मोबाइल ऐप्स पे बनाते हैं और डेस्कटॉप वेबसाइट पे बनाते हैं और कई ऐसे और ऐप्स भी बनाते हैं, और हम एक थर्ड पार्टी APIs भी यूज़ करते हैं। तो इसके लिए ये मिडलवेयर API को बनाना चाहिए कि वो API सारी जगह को कॉल कर पाए। मतलब हम, अगर हमने एक क्लाइंट के लिए डेस्कटॉप वेबसाइट भी बनाई और उसी क्लाइंट के लिए हमने मोबाइल ऐप भी बनाई, तो वो क्या है कि उसका जो बिजनेस लॉजिक है वो हम डायरेक्ट डेटाबेस में स्टोर ना करके मिडलवेयर बनाए, वो API बनाए कि API को वो कॉल करे और वो API डेटाबेस को कॉल करे। ये सिक्योर भी होता है और रीयूजेबल कोड भी उसका बन सकता है। हो सकता है जो एंड्रॉयड ऐप है वो डेटाबेस को एक्सेस ना कर पाए, दूसरा जो वेबसाइट का डेटाबेस है। इसके लिए हम बीच में APIs को यूज़ करते हैं कि वो पोर्टेबल, मतलब कंपैटिबल हो मोबाइल ऐप्स के लिए भी और डेस्कटॉप वर्जन के लिए भी। तो हमें मिडलवेयर यूज़ करना चाहिए। और आजकल कई ऐसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि हमने पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना चाहा या कोई भी थर्ड पार्टी से डेटा हम लेना ना चाह, वो सारे APIs प्रोवाइड करते हैं अपने, कि हम उनको, उन APIs को यूज़ करके अपने इधर डेटा दिखा सकें या डेटा को सेव करवा सकें। तो APIs को यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है नेमिंग कन्वेंशंस। अब नेमिंग कन्वेंशंस, कैमल नेमिंग कन्वेंशंस का हम यूज़ करते हैं। कई तरह के नेमिंग कन्वेंशन, क्लास का नाम देना, इंटरफेस का नाम देना, मेथड का नाम देना, वेरिएबल का नाम देना, पैकेज का नाम देना या कॉन्स्टेंट्स का नाम देना, हमें अच्छे तरीके से आना चाहिए। उसका विजुअली पता लगना चाहिए कि ये वेरिएबल क्या है, और ऐसे करके उसका जो पहला लेटर है, उसका पहला कैरेक्टर है, वो कैप्स में होना चाहिए, बाकी जो है स्मॉल में होने चाहिए। तो ऐसे करके नेमिंग कन्वेंशंस हमारे ठीक ढंग से स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशंस होने चाहिए कि वो दूसरे, अगर कोई प्रोग्रामर है उसे पढ़ना चाहता है तो वो ठीक ढंग से पढ़ सके। अब नेक्स्ट चीज़ है रीयूजेबल कोड। अगर हर समय आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपको एक जो, अगर आप कोड बनाते हो, एक मॉड्यूल बनाते हो, उसको ऐसे सोचना चाहिए कि वो रीयूज होगा, कहीं और इसको रीयूज कर पाएंगे। हो सकता है 4-5 प्रोग्रामर्स हो, आप एक प्रोग्रामर आप हो, दूसरा कोई और है, वो भी अपने कोड के अंदर कई ऐसी कॉमन फंक्शनैलिटी वो डालना चाहता है, तो उसको रीयूजेबल बनाओ कि वो भी उसको यूज़ करे। तो आप भी किसी और का यूज़ कर सकते हो और वो भी आपका। एग्जांपल्स हैं कॉमन फंक्शनलिटी, एक्सेस डेटाबेस, या लॉगिन करना, या एरर लॉगिंग, या सेंडिंग ईमेल्स, SMS। ऐसे ऐसे कॉमन फीचर्स हैं, उनको एक अलग जगह पे शेयर्ड कोड लाइब्रेरी में डालना चाहिए, और हर एक मॉड्यूल उसको वो यूज़ कर पाए। तो ऐसे करके हमें रीयूजेबल कोड को डिफाइन करना चाहिए अच्छे तरीके से। नेक्स्ट आता है अलर्ट एंड मैसेज मैनेजमेंट।
तो कई ऐसी जगह हैं, देखो अभी अगर आपने इसको मल्टीलिंगुअल करना है, मतलब मल्टी आपकी वेबसाइट मल्टीलिंगुअल है या क्लाइंट की वेबसाइट मल्टीलिंगुअल है, तो आपको हर वो चीज़ जो लेबल है, अलर्ट मैसेज है, ईमेल है, एसएमएस है, नोटिफिकेशंस हैं, वो एक सेंट्रल लोकेशन में आपको डालनी चाहिए कि वहाँ से फिर वो इजी हो जाए उसको कन्वर्ट करना। कि अगर सपोज उसने इंग्लिश लैंग्वेज को चेंज कर दिया हिंदी लैंग्वेज में, तो वो एकदम से वो उस सेंट्रल लोकेशन में हम उस जगह को चेंज कर पाएँ, चाहे तो वो डेटाबेस में स्टोर हो, चाहे वो रिसोर्स फाइल्स में स्टोर हो, वो हम उसको एकदम से चेंज कर पाएँ। अगर आपका कोड ऐसा लिखा हो कि हार्ड कोडेड, हर एक मॉड्यूल में हार्ड कोडेड आपने लिखा हो उसका लेबल या अलर्ट मैसेजेस, फिर उसको बहुत टफ होता है उसको चेंज करना। तो यही कहा जाता है कि वैसे भी देखो, अगर आपने मल्टीलिंगुअल ना भी बनाना हो, कल को आपने कुछ और उसमें चेंजेस करने हो, तो इजी वे से हमारे चेंजेस हो जाते हैं रिसोर्स फाइल में सेंट्रल लोकेशन में डालने से। तो ऐसे करके आप इसको एक सेंट्रल लोकेशन में अलर्ट मैसेजेस को या एसएमएस को डालिए और उनको यूज़ कीजिए। नेक्स्ट आता है कमेंटिंग कोड। कमेंट करना चाहिए कोड को। तो जैसे कि आप इधर देख रहे हो कि इधर आपका जो फंक्शन है, एक फंक्शन बनाया आपने, मेथड बनाया, उसको आपने ऊपर डिस्क्राइब किया ये मेथड क्या है। तो ऐसे करके कमेंट्स डालने चाहिए कि अगर आप भी अगर 2 साल के बाद अपने ही कोड को देखते हो, तो आप भूल जाते हो कि 2 साल के बाद हम आपने ये कोड कैसे लिखा था, क्या लिखा था। और हो सकता है आप ना इसको एडिट करो, कोई और प्रोग्रामर इसे एडिट करो। इसके लिए आपको कमेंट डालना ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है CSS फाइल। तो हम CSS जो फाइल्स होती हैं, कैसेटिंग स्टाइल शीट्स होती हैं, वो 3 तरह की होती हैं: इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इनलाइन जो होता है, जैसे हर टैग के अंदर हम स्टाइल का एक जो है पैरामीटर हम डालते हैं, जिसके अंदर हम उनके स्टाइल्स को डिफाइन करते हैं, वो इनलाइन कहा जाता है। फिर एक है इंटरनल, जो हेड टैग के अंदर, स्टाइल टैग के अंदर हम वो उसकी स्टाइल्स देते हैं और उसी पेज में उसको यूज़ करते हैं। और एक और होता है एक्सटर्नल फाइल, डॉट डॉट सी एस एस फाइल होती है, जो एक्सटर्नल होती है, फिर हर पेज में उसको लिंक करते हैं उस फाइल को। तो रिकमेंडेशन यही है कि हम एक्सटर्नल फाइल को यूज़ करें और उसको बनाएं कि वो हर जगह पे उसको हम यूज़ कर पाएँ, हर एक पेज पे। ये ना हो कि बार बार हम हर एक पेज के अंदर स्टाइल के इंटरनल सीएसएस डालें या इनलाइन सीएसएस करें, कि बहुत टफ होता है, डुप्लीकेसी ऑफ कोड हमारी हो जाती है। इसके लिए हम एक्सटर्नल फाइल यूज़ करें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। अब ये है कि एक W3C वैलिडेटर है, एक एप्लीकेशन है जो आपको आप उसको देख सकते हो, इंटरनेट में फ्री है। तो आपकी जो वेबसाइट है उसको वो चेक करता है कि आपकी जो वेबसाइट के HTML कोड है वो क्या ठीक ढंग से आपने लिखा है, नहीं लिखा। तो वो क्या है कि अगर आपने टैग्स वगैरह डाले और एंड टैग नहीं डाला किसी समय, या आपने कुछ ऐसे वैलिडेशंस को नहीं लिखा, तो वो आपको बता देता है कि भाई इस पेज में ये इश्यूज हैं, तो इस पेज को ठीक कर लो। तो वो एक W3C वैलिडेटर है, जिसके साथ आप HTML को चेक कर सकते हो और उसके अंदर जो भी इश्यूज हैं आप रेक्टिफाई कर सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक है सिक्योर योर वेब एप्लीकेशन। तो देखो, एक तो आपको अच्छी तरीके से कोड लिखना चाहिए और दूसरा उसको सिक्योर करना चाहिए। तो अब सिक्योरिटी के बेसिस पे हम कई चीज़ें हम देखते हैं कि सिक्योर कैसे होता है। कई ऐसे कंसिडरेशंस आपको बनाने पड़ेंगे सिक्योर करने के लिए। एक है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, एक है एनफोर्स SSL, एक है एसक्यूएल इंजेक्शन, XXE। तो ये सारे जो भी हैं, ये आपके ये कंसिडरेशंस आपको करनी चाहिए सिक्योरिटी के बेसिस पे। क्या क्या है, हर एक को हमने डिफाइन किया हुआ है। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या होती है? देखिए, जो अगर आपको एक पेज जो आपने बनाया है HTML पेज, उसके अंदर कोई एक स्क्रिप्ट डाला, वो स्क्रिप्ट किसी और जगह पे भी यूज़ ना हो पाए,
तो वो देखिए अभी इस पोस्ट का आपने पोस्ट किया इस पेज को, और यहाँ पे इस स्क्रिप्ट को यूज़ किया। क्यों ऐसे कहते हैं? क्योंकि इससे हैकर्स क्या करेंगे, इस वाले पेज में अगर कोई एक हैकिंग का फंक्शन डाल देंगे तो दूसरे वाले पेज में वो एक्टिवेट हो सकता है। इसके लिए, इसको बचाने के लिए आपको ये सारे कंसिडरेशंस करने चाहिए। रिकर्सिव सैनिटाइजेशन करना चाहिए, और प्रॉपरली हैंडल एनकोडिंग एंड डिकोडिंग करनी चाहिए, यूआरएल एनकोडिंग करनी चाहिए, एचटीएमएल एनकोडिंग करनी चाहिए। यूआरएल एनकोडिंग का मतलब ये है कि आप अगर गेट से आप डालते हो, गेट से क्वेश्चन मार्क करके एक पैरामीटर्स और उनकी वैल्यूज को डालते हो, तो उसको एनकोड करने करने चाहिए। मतलब ऐसे ही जैसे आपने कस्टमर नेम इक्वल्स टू हरप्रीत डाल दिया, तो वो उस हरप्रीत को वो चेंज भी कर सकता है, कुछ और डाल सकता है, आपका डेटा चेंज हो सकता है। इसके लिए मतलब हैकर्स वगैरह ये काम कर सकते हैं। इसके लिए हरप्रीत को एनकोड कर दो, उसको किसी और लैंग्वेज में किसी और फॉर्मूले से आप इसको डालो, और फिर उसको डिकोड कर दो। जब आप पेज के अंदर जाओगे उसको डिकोड करके उसको स्टोर करो। तो ऐसे वो हैकर्स वगैरह उसको पहचान नहीं पाएंगे कि वो क्या लिखा हुआ है। तो एनकोडिंग करना बहुत ज़रूरी है। अब आता है प्रिवेंटिंग एसक्यूएल इंजेक्शन। तो एसक्यूएल इंजेक्शन का ये मतलब है कि वो कोई भी क्वेरी, कोई भी डायरेक्ट क्वेरी आपके यूज़र, अपने हैकर्स जो होते हैं, एक तरह के यूज़र ही होते हैं, वो आपकी वेबसाइट के अंदर डायरेक्ट कोई क्वेरी ना डाल पाए। अगर डायरेक्ट क्वेरी डालें भी तो आपका एप्लीकेशन उसको यूज़ ना कर पाए, उसको एग्जीक्यूट ना कर पाए। इसके लिए आपको ये होता है एसक्यूएल इंजेक्शन। तो इसके लिए आपको इसको कंसिडर करना पड़ेगा कि कैसे आप डायरेक्ट क्वेरीज को प्रिवेंट कर सकते हैं उसको चलाने में। तो वो ज़रूरी है कि आपको कई मेथड्स आपको कॉल करने पड़ेंगे कि आप डायरेक्ट सेलेक्ट क्वेरी ना यूज़ कर पाएँ, आप अपना एसपी यूज़ करें या एपीआईज की तरह थ्रू यूज़ करें। तो एपीआईज आपकी सिक्योर होती हैं, डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता। तो कई ऐसे प्रिवेंशन कर सकते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन को। तो ये आपका प्रिवेंटिंग द फॉलोइंग वेज, वैलिडेट इनपुट्स। तो जो आप यूज़र से ले रहे हो उसको वैलिडेट करो कि वो सिलेक्ट क्वेरी ना हो। यूज़ स्टोर्ड प्रोसीजर्स। तो जैसे कि आपको कहा है कि स्टोर्ड प्रोसीजर्स यूज़ करो, क्वेरीज अंदर आपके कोड के अंदर नहीं होना चाहिए कि वो दिख जाए हैकर्स को। यूज़ पैरामीटराइज्ड क्वेरीज। तो पैरामीटराइज्ड क्वेरीज को यूज़ करो, डायरेक्ट उसके अंदर डेटा मत डालो। यूज़ एंटिटी फ्रेमवर्क और एनी अदर ओआरएम। तो वो एंटिटी फ्रेमवर्क आप यूज़ करो कि वो मोर सिक्योर होता है। यूज़ लीस्ट प्रिविलेज डीबी एक्सेस। तो देखो, डीबी एक्सेस, डेटाबेस एक्सेस को दोगे तो सुपर एडमिन का ना दो, उसके अंदर एक और यूज़र बनाओ डेटाबेस के अंदर, उसको लिमिटेड एक्सेस दो, जो सिर्फ उसी टेबल को वो कॉल कर सके या दूसरे टेबल्स को कॉल ना कर सके। स्टोर एनक्रिप्टेड डेटा। तो आप अगर कोई ऐसा सेंसिटिव डेटा है जैसे कि पासवर्ड्स वगैरह हैं, जैसे कि आपका क्या कहते हैं उसे, वीज़ा कार्ड है उसका नंबर है, या उसका डेट ऑफ बर्थ है, कुछ भी है, जो भी डेटा सिक्योर है उनको एनक्रिप्टेड करके डेटाबेस में डालो। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी, इसको CSRF कहते हैं। तो वो एक और हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो उसको प्रिवेंशन करने के लिए वैलिडेट इन एनी इनपुट। तो आप वैलिडेट करो कि कोई एक इनपुट जो आ रहा है वो सही है या नहीं। जैसे कि अपलोड करते हैं, EXE फाइल अपलोड ना कर पाए, या अपना JS फाइल अपलोड ना कर पाए। ऐसे ऐसे कई वैलिडेशंस हैं जो आपको करने चाहिए। यूज टोकन्स इन फॉर्म्स। तो टोकन, अगर आपको किसी सिक्योर साइट पे जाना है तो उसको टोकन बेस पे जाओ, ऐसे उसको ना करो कि वो हैक हो सके। नेक्स्ट टॉपिक है एरर मैनेजमेंट। तो पहले भी हमने इसको पढ़ा है कि हर मॉड्यूल के अंदर, हर फंक्शन के अंदर आप ट्राई कैच यूज़ करो, और फाइनली भी यूज़ करो कि इसके अंदर जो डेटा है एरर ट्रैप हो सके, और कहीं ना कहीं एक जगह पे लिख जाए, लॉग हो सके, तो फिर आप बाद में उसको देख सको कि वो क्या है, क्या एरर आई, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए यूज़ करो। वर्जन डिस्क्लोजर। तो आप जब आप एक वेबसाइट को देखते हैं उसकी वर्जन, उसका जो वर्जन है उसको हाइड कर दो, कि कोई हैकर जो आए उसको वर्जन को ना देख पाए, कि उसके बेसिस पे वो हैक कर सकता है अगर उसको वर्जन नजर आ गया तो।
एनफोर्स एसएसएल, सिक्योर सॉकेट्स लेयर। तो एसएसएल यूज करो, जैसे कि आप एचटीटीपी अगर यूज करोगे तो वो सिक्योर नहीं होगा, आपको एक सर्टिफिकेट खरीदना पड़ेगा। एसएसएल का सर्टिफिकेट होता है जो आप डोमेन प्रोवाइडर जो होता है जहाँ पे आप अपना वेबसाइट को आप डोमेन खरीदते हो, वहाँ पे आप डालते हो कि दूसरे लोग उसको एक्सेस कर पाए, उनसे आपको एक एसएसएल का सर्टिफिकेट खरीदना पड़ता है। तो जब एसएसएल का सर्टिफिकेट खरीद लोगे, उसको अप्लाई कर दोगे अपने वेबसाइट के ऊपर, तो आपकी जो वेबसाइट है वो सिक्योर हो जाएगी। वो आप HTTPS के साथ उसको चलेगी, HTTP के साथ नहीं चलेगी, HTTPS के साथ चलेगी। एस का मतलब है सिक्योर। तो वो अपने आप ही आपका जो डोमेन प्रोवाइडर है उसको सिक्योर कर देता है कि कोई हैकर उसको एक्सेस ना कर पाए। नेक्स्ट टॉपिक है XXE, XML एक्सटर्नल एंटिटी। तो कई ऐसे आपके पेजेस होते हैं जो XML के थ्रू जाते हैं, XML एक्सेप्ट करते हैं। तो वो XML भी आपको ठीक ढंग से सिक्योर करनी चाहिए कि वो कोई और हैकर उसको हैक ना कर पाए। तो ऐसे करके आपको ये चीज़ें मेंटेन करनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है सेशन मैनेजमेंट। तो सेशन मैनेज करना चाहिए आपको हर पेज के अंदर। अगर लॉगिन करने के बाद आपको हर पेज के अंदर सेशन को देखना चाहिए कि वो सेशन है या नहीं है। कई बार ऐसे होता है कि कुछ देर तक आप अगर ऐसे ही छोड़ दो, यूज़र ऐसे ही पेज को छोड़ दे, तो उसका सेशन एक्सपायर हो जाता है। तो सेशन एक्सपायर होने पे आपको रीडायरेक्ट करना चाहिए यूज़र को लॉगिन पेज पे, कि वो दोबारा लॉगिन करे और फिर दोबारा उन पेजेस पे आए। तो सेशन को मेंटेन करना चाहिए और सेशन की एक्सपायरी पे लॉगिन पेज पे जाना चाहिए यूज़र को। तो ऐसे करके वो समझाया गया है कि सेशन मैनेजमेंट कैसे होती है। अब सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर। तो सेंसिटिव डेटा जैसे कि पहले भी हमने पढ़ा है कि ऐसे करके देखो, ये रेड कलर में ये जो ZX लिखा हुआ है, ये एनकोड करके हम भेज रहे हैं। इसका हो सकता है मतलब वो कस्टमर नेम इक्वल्स टू हरप्रीत, कुछ ऐसे इसको एनकोड करके हम भेज रहे हैं कि यूजर को पता न लगे कि आप क्या, उसको हैकर को पता न लगे कि आप इसको क्या भेज रहे हो। तो वो सिक्योर होना चाहिए। अब टेस्टिंग के कई टूल्स हैं, इन्होंने दिखाया हुआ है कि पोस्टमैन एक एप्लीकेशन है, बहुत कॉमन एप्लीकेशन है, जिससे आप अपने एपीआई को टेस्ट कर सकते हो कि उसका एपीआई, आप उसके अंदर पैरामीटर्स या इनपुट पैरामीटर्स डाल सकते हो, उसके आउटपुट क्या आते हैं, तो उसको आप यूज़ कर सकते हो। आज के लिए बहुत है। तो कोडिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस में कुछ ऐसा है कि कई ऐसे आप पार्ट 1 को भी आप देखिए और ये जो पार्ट 2 है इसको भी देखिए। अगर तो आपको मेरे ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई कमेंट्स, कोई फीडबैक देना है या कोई क्वेरी पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शंस में डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसको जवाब देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।